पीएम मोदी की लीडरशिप में देश तेज गति से विकास कर रहा है। भारत आज अमेरिका से आंख में आंख डालकर बात करता है। अब दुनिया के तमाम बड़े नेता ये देख रहे हैं कि किस तरह पीएम मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत की सॉफ्ट पावर को नई पहचान दी है। पीएम मोदी ने इसे एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जहां भारत ने न केवल अपनी प्राचीन परंपराओं का गर्व करता है, बल्कि आधुनिकता और आत्मविश्वास से विश्व का नेतृत्व करता है। भारत की विदेश नीति की परंपरा हमेशा से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रही है, लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी ने इस विरासत को एक नई जीवंत कथा और ब्रांड में बदल दिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग जबरदस्ती मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि कांग्रेस को मुद्दे नहीं मिल रहे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत में जेन ज़ी का मिजाज क्या है पर अपनी बात रखी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पित है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जेन ज़ी का मिजाज क्या है। भारत का जेन ज़ी रचनात्मकता से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने भारत के क्रिएटर्स का एक नया समुदाय खड़ा कर दिया है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास देख रहा है। हमारी जो कहानियां हैं, रामायण, महाभारत, बहुत कुछ है। क्या हम उसे गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा बाजार है। हम अपनी पौराणिक कथाओं को लेकर भी गेमिंग की दुनिया में नए खेल ला सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी जेन ज़ी को अपने पाले में करने चले थे, लेकिन चुनाव में बीजेपी को मिल रही जीत से साफ है कि देश के जेन ज़ी बीजेपी के साथ है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि देश के जेन ज़ी पीएम मोदी के साथ है, तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के जेन ज़ी पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर वीर सावरकर पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सामने आई है वो राहुल गांधी के लिए भी किसी झटके से कम नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने संसद और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई और इसे फिजूल करार दिया। रिटायर्ड IRS अधिकारी बालम मुरुगन ने ये PIL दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई की। CJI सूर्यकांत याचिका को देखकर भड़क गए, कहा कि आप इस तरह की फिजूल याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, इससे आपकी सोच झलकती है। इस पर जब याचिकाकर्ता ने कहा कि ये जनहित में दायर की गई तो CJI और नाराज हो गए। CJI ने कहा कि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जनहित क्या होता है। आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जुर्माना देने या याचिका वापस लेने को कहा, जिसके बाद उसने याचिका वापस ले ली। वहीं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने 10 मिनट डिलीवरी की अपनी ब्रांडिंग हटाने का फैसला लिया है। गिग वर्कर्स की समस्याओं से जुड़ी चिंताओं के बीच केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेटर्स के साथ इस मामले में बात की है। हैदराबाद में सड़क हादसे में एक शख्स के जान गंवाने के बाद इस मुद्दे पर नए सिरे से बहस शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकिट अपने सभी ब्रांड कम्युनिकेशन से 10 मिनट डिलीवरी का जिक्र हटाने जा रहा है, जिसमें विज्ञापन, प्रमोशनल और अभियानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर किया जाने वाला संचार भी शामिल होगा। हालांकि इस बदलाव का मतलब ये नहीं कि डिलीवरी की रफ्तार कम हो जाएगी, बस कंपनी अब खुलेआम तय समय का वादा नहीं करेगी ताकि जल्दबाजी में होने वाली असुरक्षित डिलीवरी जैसी चीजों से बचा जा सके। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी ब्रांडिंग हटाने को लेकर केंद्र का आभार जताया है। दर्शकों, मोदी सरकार हमेशा देश हित से जुड़े फैसले लेती है, जिससे विपक्ष के लोग भी उनकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक मोदी सरकार के एक भी फैसले की सराहना नहीं की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को हर तरफ से झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश तो खूब कर रहे हैं पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की, लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। भारत के विकास को लेकर तो राहुल गांधी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देश तेज गति से विकास कर रहा है। भारत ऑरेंज इकोनॉमी में शानदार ग्रोथ देख रहा है। ये देखते हुए कि भारत के युवा अपने इनोवेटिव आइडिया, एनर्जी और मकसद के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल भी उन्हें झटका दे रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विजय की जननायकन की रिलीज अटकाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने इसको लेकर अपने एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी का जिक्र किया। पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जननायकन को
रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। पीएम मोदी आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि जननायकन की रिलीज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। इससे पहले पिछले सप्ताह मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म के यूए सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने साफ कहा था कि सीबीएफसी के चेयरपर्सन का फिल्म को रिवाइंग कमेटी के पास भेजने का अधिकार अवैध था। कोर्ट के मुताबिक जब चेयरपर्सन ने सिफारिश की थी कि सर्टिफिकेट कट के बाद जारी किया जाएगा, तब उनका ये अधिकार खत्म हो गया था। इसके बाद निर्माताओं ने सर्टिफिकेट तुरंत जारी करने की मांग के साथ अदालत का रुख किया था। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जबकि पिछले सप्ताह मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को यूएई सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने साफ कह दिया था कि सीबीएफसी के चेयरपर्सन का फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का अधिकार अवैध था। राहुल गांधी को हर मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधने से मतलब है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की तलाश में रहते हैं। वहीं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। सीनियर डीएमके नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियोसामी ने तमिलनाडु में गठबंधन सरकार की किसी भी संभावनाओं से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कांग्रेस समेत सहयोगियों के साथ सत्ता शेयर करने के खिलाफ है। तमिलनाडु कांग्रेस की सत्ता में हिस्सेदारी की नई मांग पर सवालों का जवाब देते हुए पेरियासामी ने कहा कि हालांकि ऐसी मांग करना पार्टी का अधिकार है, लेकिन डीएमके ने कभी भी गठबंधन व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। पेरियासामी ने कहा कि पहले कभी गठबंधन सरकार नहीं बनी थी। उन्होंने बताया कि राज्य में हमेशा डीएमके ने अकेले ही शासन किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पार्टी के इस रुख में कोई शक नहीं कि कोई गठबंधन सरकार नहीं बनेगी और मुख्यमंत्री इस रुख पर कायम है। कांग्रेस ने हाल ही में मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता में हिस्सेदारी के लिए अपनी मांग फिर से उठाई है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा था कि सत्ता से हिस्सेदारी पर बहस करने का समय आ गया है, लेकिन डीएमके ने कांग्रेस को झटका देकर कांग्रेस को ही कहीं न कहीं छोड़ दिया है। राहुल गांधी विपक्षी दलों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो जनता उनका साथ कैसे देगी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही, हर तरफ से पार्टी घिरती जा रही है। अरविंद केजरीवाल कोशिश तो खूब कर रहे हैं कि कैसे भी पंजाब में उनकी सरकार बच जाए, लेकिन पार्टी के नेता ही जो कर रहे हैं उससे मामला पंजाब में भी फंस सकता है। और अब चौतरफा घिरने के बाद पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसके बाद बीजेपी फ्रंट फुट से आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी अब इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, पीएम मोदी पर उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के शैक्षणिक डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले में कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दोनों नेताओं ने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में अलग अलग ट्रायल चलाने की मांग की थी। ये फैसला जस्टिस एमआर मेगडे की एक कल पीठ ने सुनाया। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने हाईकोर्ट का रुख तब किया था जब इससे पहले ट्रायल कोर्ट और सिटी सेशन कोर्ट उनकी मांग को खारिज कर चुके थे। ये मनमानी का मामला गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी पर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणियां की थी। ये टिप्पणियां अप्रैल 2023 में की गई थी, जब गुजरात हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त ने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर ट्विटर के जरिए गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। उनका कहना है कि इन बयानों से यूनिवर्सिटी की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। ये बयान जानबूझकर किए गए और मीडिया एवं सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर फैलाए गए। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने कोर्ट में दलील दी थी कि दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप अलग अलग है, बयान अलग अलग तारीखों पर दिए गए हैं, इसलिए दोनों का ट्रायल अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला बनता है। इसी आधार पर उन्हें समन भी जारी कर दिए गए थे। इसके बाद दोनों नेता सेशन कोर्ट गए, लेकिन 15 दिसंबर को वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सेशन कोर्ट ने कहा कि दोनों नेताओं ने 1 और 2 अप्रैल 2023 को बयान दिए। दोनों एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। दोनों की कार्रवाई एक ही उद्देश्य से जुड़ी हुई लगती है। यह पूरा मामला एक ही लेन देन का हिस्सा है। अब गुजरात हाईकोर्ट ने भी इन्हीं बातों से सहमति जताते हुए उनकी अपील खारिज कर दी। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के मोरबी के रावापार रोड पर आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा में हंगामा मच गया। एक तरफ येसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया मंच से परिवर्तन की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के सह प्रभारी हितुबा राठौड़ ने पार्टी को गुंडों और अमीरों की पार्टी बताते हुए इस्तीफा दे दिया। इटालिया और गढ़वी दोनों इस घटना पर 2 घंटे तक चुप रहे। बैठक के दौरान सह प्रभारी
रितुभा राठौड़ ने अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार का उद्घाटन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वहां छोटे कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोई भी इस पार्टी में शामिल ना हो, क्योंकि ये सिर्फ अमीरों की पार्टी है, गरीबों की नहीं। रितुभा को मंच पर जाने से रोके जाने पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो दिल्ली से गुंडे लाकर गुजरात में गुंडागर्दी का राज चलाएंगे। उन्होंने कहा आगे ये भी कहा कि उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ दिया है, क्योंकि वो इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी को हर तरफ से झटके लग रहे हैं। केंद्र की सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने जितना काम देश हित में किया है, उतना शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। पीएम मोदी के लिए देश सबसे ऊपर है, लेकिन कांग्रेस के लोग जबरदस्ती पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे हुए रहते हैं। भारत और अमेरिका को लेकर जारी ट्रेड वॉर को लेकर भी कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया है। लेकिन जब ये खुलासा सामने आया तो अब कांग्रेस के लोग इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेंगे। जब ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते हैं और अमेरिका भारत के आगे सरेंडर करता है, तब कांग्रेस के लोग खुशी जाहिर नहीं करते। लेकिन जब अमेरिका और ट्रंप भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तब कांग्रेस के लोग राजनीति करने के लिए जरूर सामने आ जाते हैं। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर दबाव में आकर झुकने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी की थी। राहुल गांधी का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा था। ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना था कि भारत सरकार अब बहुत ज्यादा टैरिफ दे रही है। वहीं अब भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील को लेकर बात शुरू हो सकती है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने सोमवार को नई दिल्ली में पदभार ग्रहण करते हुए ये संकेत दिए। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंध सच्ची दोस्ती पर आधारित है और उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता जारी रखने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन मतभेदों को सुलझा लेते हैं। उन्होंने चल रही व्यापार वार्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच विश्वास पर निर्मित व्यापक और मजबूत साझेदारी का हिस्सा बताया। भारत को 500% टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले ट्रंप ने आखिरकार भारत की ताकत का लोहा मान लिया। अभी तो अमेरिका की अगुवाई वाले पिक्स सिलिका समूह में अगले महीने शामिल होने के लिए ट्रंप प्रशासन न्योता भेजने वाला है। अमेरिकी राजदूत गौर ने पुष्टि की कि भारत और अमेरिका व्यापार मुद्दे पर सक्रिय रूप से बातचीत जारी रखे हुए हैं और वार्ता का अगला दौर 13 जनवरी को होने की उम्मीद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टैरिफ और बाजार पहुंच पर मतभेदों के बावजूद दोनों पक्ष नियमित संपर्क में हैं। एक महत्वपूर्ण घोषणा में गौर ने कहा कि भारत को अगले महीने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये कदम वैश्विक प्रौद्योगिकी और इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुसार पैक्स सिलिका अमेरिकी विदेश विभाग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और सप्लाई चेन सुरक्षा पर आधारित प्रमुख पहल है, जो सहयोगी देशों और विश्वसनीय साझेदारों के बीच आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक नई सहमति को बढ़ावा देती है। पैक्स एक ऐतिहासिक शब्द है जो शांति, स्थिरता और समृद्धि को दर्शाता है। यह आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटरिंग की नींव पर लागू होता है। इसकी रणनीतिक अवधारणा ये है कि ये सुरक्षित, लचीले और नवाचार संचालित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है। इसमें महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, एआई अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स शामिल है, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। ये संगठन विनिर्माण, चिप डिजाइन और खनिज के समन्वय के माध्यम से भविष्य की तकनीक को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। अपने नवजात सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के कारण भारत को पैक्स सिलिका से बाहर रखा गया था। हालांकि अब अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भारत को जल्द ही पूर्ण सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण चिप डिजाइन क्षमता की अहमियत काफी ज्यादा है। इस समूह में भारत को शामिल करने के पीछे एक और प्रमुख कारण भू राजनीतिक और आर्थिक गुट है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी पर केंद्रित निर्भरता का मुकाबला करना और अगली पीढ़ी को प्रौद्योगिकियों में विश्वसनीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें